नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखिए, हमने इस वर्ष का जो सिलेबस था अकाउंटेंसी का वो लगभग पूरा कर लिया है। आज से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्लास के अंदर उन चैप्टर्स को वापस देखेंगे जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके पहले से बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, हम अब इस लाइव क्लास के माध्यम से आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज करेंगे और साथ में आपको रेगुलर प्रैक्टिस दी जाएगी। उस प्रैक्टिस को आपको करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवल मात्र कॉन्सेप्ट से नहीं होता है, काम आपके प्रैक्टिस करने से होगा। जब आप उन प्रश्नों को बार बार सॉल्व करोगे तब जाके आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अपने पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक है, कैसे क्या करना है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपन। हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन। जनरली आप पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं, क्या होती है पार्टनरशिप, किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं उसी को हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी के संदर्भ में जो थ्योरिकल पॉइंट्स हैं कि साझेदारी क्या होती है, कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो कम से कम दो व्यक्ति होना अनिवार्य है साझेदारी के अंदर। मैक्सिमम लिमिट होती है उसके लिए 50, आपकी संख्या अधिकतम संख्या 50 है। केंद्र सरकार से आप अनुमति लेके उसको कभी कभी 100 भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली 50 होते हैं। देखिए, हम अपनी इस क्लास के अंदर उन टॉपिकों को लेकर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए कुछ हद तक इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप से रिलेटेड उसकी विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार, उसके बाद साझेदारी संलेख। 4 थ्योरिकल पॉइंट आपको इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं जिसको आपको मोस्टली तैयार करना है। साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार और साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख का मीन्स पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड वो एक एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट किया जाता है कि इन फ्यूचर वो क्या कौन सा काम किस ढंग से करेंगे। यदि किसी कारणवश पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो कोई इशू नहीं रहता। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस उस पर अप्लाई होंगे उस पार्टनरशिप पे। तो ये कॉमन एडजस्टमेंट है या कॉमन हम कह सकते हैं कुछ थ्योरी के पॉइंट है जो आपको तैयार करना है। बात हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको स्टार्ट यहीं से करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, आज हम उसी पे बात करेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, वहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए, आपने 11 क्लास के अंदर जो अकाउंट्स पढ़ी थी उसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस समझा होगा। एक अकाउंटिंग प्रोसेस आपको बताया था जिसके अंदर आपको अलग अलग स्टेप दिए जाते हैं। पहला स्टेप ओपनिंग एंट्रीज, फिर आपका क्लासिफिकेशन आता है और लास्ट में आती है आपकी समरी। आपके पास 3 स्टेप होते हैं। एक अकाउंट्स मेंटेन करने के 3 स्टेप है हमेशा के लिए, ये आज की बात नहीं है। और न केवल एक सोल प्रोप्राइटर के लिए, कोई सा भी इंस्टीट्यूट, कोई सा भी बिजनेस क्यों नहीं हो। हमने पहले से पढ़ रखे हैं बिजनेस के 3 लेवल होते हैं। जनरली हम बिजनेस के फॉर्म से भी हम समझते हैं, तो जिसमें आपके पास पार्टनरशिप है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है, HUF है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, सभी आपके यहाँ पर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग एंट्रीज जहाँ जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करेंगे, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन जहाँ लेजर तैयार करना है, और फिर समरी में आपको फाइनल अकाउंट तैयार करना है।
ये सारा प्रोसेस आपने लास्ट 11th क्लास में कंप्लीट कर दिया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और जो समरी करी थी आपने, जहां आपने प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड P&L ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किए थे। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस हमने नेट प्रॉफिट के लिए बनाया था और बैलेंस शीट अपनी फाइनेंशियली पोजीशन के लिए तैयार करते हैं। देखिए, जो आपने लास्ट ईयर स्टडी करी थी वो एक सोल प्रोप्राइटर की थी, एकाकी व्यापार था, एक अकेला स्वामी था उसका। लेकिन आज यहाँ ऐसा नहीं है। आज आपके पास पार्टनर्स है, आपके ओनर्स की संख्या ज़्यादा है और जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट लेगा। एक नेचुरली सी बात है, व्यक्ति पैसा इसीलिए लगा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया है वहां आपको एक अकेले व्यक्ति के लिए था, इसलिए आपने डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ आपके पास एक से ज़्यादा लोग होंगे, इसीलिए आपको उस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा और हम उस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट का नाम है आपका P&L एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता। क्या होता है लाभ हानि नियोजन खाता? तो एक ऐसा अकाउंट जो एंड ऑफ द ईयर वी हैव प्रिपेयर दिस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द preparing this account for the sharing the profit and loss in the partners। ये अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए आपको बनाना होता है आफ्टर प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, या हम कह सकते हैं कि आफ्टर फाउंड द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। जब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त नहीं है हम इस अकाउंट को नहीं बना सकते। और इस अकाउंट को बनाने का मेजर रीजन यही होता है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो आपको अपने पार्टनर्स में शेयर करना है। हम अपने पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के पर्पज से इस अकाउंट को बनाते हैं। ये इसकी बेसिक हिस्ट्री है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है। इसका बनाते कैसे हैं वो समझना जरूरी है। क्यों बनाते हैं उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। कब बनाते हैं वो भी मैंने बताया है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयरिंग आफ्टर द प्रिपेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये अकाउंट P&L अकाउंट बनाने के बाद वर्ष के अंत में बनाया जाता है, पहले कभी नहीं बनता, मिड सेशन नहीं बनेगा, ना ही P&L अकाउंट बनाने से पहले बनाया जाएगा। अब इसको बनाना कैसे है, किस तरह से इसका अकाउंट प्रिपेयर होगा वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस अकाउंट के अंदर आपको उन एडजस्टमेंट को लिखना है जो पार्टनर्स से रिलेटेड थे। सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपके पास में है बाय नेट प्रॉफिट नेट लॉस टू नेट लॉस। आप इसको P&L अकाउंट से भी एंट्री कर सकते हो जैसा आपको पृष्ठ में दे रखा। आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट नेट लॉस ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि विदाउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस इस अकाउंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। हमने नेट प्रॉफिट लिखा है या नेट लॉस, दोनों में से एक ही हो सकता है, कभी दोनों एक साथ में नहीं होंगे। एक ही प्रश्न में एक ही होता है, क्योंकि कॉमन सेंस है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। या तो आपको लाभ होगा या हानि होगी, एक ही समय में दोनों नहीं हो सकते हैं। तो इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रश्न में क्या दे रखा होगा, दोनों एक साथ में नहीं आते हैं, एक ही होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस लिखना होगा। उसके बाद हम उन एडजस्टमेंट को लिखते हैं जो आपने पहले नहीं किए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू रिजर्व। मैंने आपके सामने 4 से 5 एडजस्टमेंट लिखे हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं। टू पार्टनर सैलरी, यदि किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो और आपने पहले नहीं दे रखी है तो आपको यहाँ लिखनी होगी टू पार्टनर सैलरी। आपको टू पार्टनर कमीशन लिखना है, किसी पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हो तो लिखना है टू पार्टनर कमीशन। आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा रहे हो तो लिखना होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये सारी आइटम्स आपके लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस होती है।
आपको जानते हो पृथक अस्तित्व की अवधारणा यही कहती है कि आपकी पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये चीजें हम पार्टनर को प्रोवाइड करा रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म का काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंसेज है, आपको इसलिए डेबिट साइड लिखना होगा। फिर बाय में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए यहाँ ड्राइंग नहीं आता, इस बात का ध्यान रहे। पीएनएल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है इसका, इसीलिए यहाँ पे आपको ओनली प्रॉफिट एंड लॉस या ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस ही लिखना है। इट इज द इनकम फॉर ए पार्टनरशिप फर्म, सो इट इज शो इन अ क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको यहाँ पे केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना है, ड्राइंग नहीं आता है, आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक आइटम लिखी मैंने टू रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी प्रकार का रिजर्व बना रहे हो, भाई कुछ पैसा पैसा आपको सेव करना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने एक ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि हमारे पास जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% हम रिजर्व रखेंगे, बाकी का पैसा हम बांट देंगे। यदि ये पार्टनर्स के बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो आपको जितना प्रॉफिट रिजर्व में रखना है वो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही लिखना होगा। हम लिखेंगे टू रिजर्व, और जो पैसा आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है उतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, और बैलेंसिंग फिगर आपके ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में। लिखते हो टू पार्टनर्स कैपिटल और बाय पार्टनर्स कैपिटल, दोनों में से कोई भी आ सकता है, वो आपकी बैलेंसिंग फिगर पे डिपेंड करता है। साथ में यहाँ पे मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं, करंट। देखिए या तो पार्टनर्स कैपिटल होगा या करंट होगा, तो सिस्टम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके दिमाग में कि सर क्या आएगा, करंट लिखे या कैपिटल लिखे, या कब करंट लिखना है कब कैपिटल लिखना है। तो उसके लिए आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है पूंजी रखने की विधियां। कीप द कैपिटल इन पूंजी रखने की दो विधियां होती हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। यदि प्रश्न में आपको स्थिर पूंजी विधि लिखा हुआ है, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में आपको स्थिर पूंजी विधि लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल मेथड, तब आपको करंट लिखना है। और यदि परिवर्तनशील लिखा है तो कैपिटल लिखना है, दोनों नहीं है तो कैपिटल ही लिखा जाएगा। करंट लिखने के लिए आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड लिखा हुआ होगा या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ होगा तो ही करंट लिखना है, नहीं तो करंट नहीं लिखा जाता। बस इस बात का ध्यान रहे। एनी डाउट? हमने जो यहाँ तक समझाया, कोई डाउट? ये आपका एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, इससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ तक आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि आपको कोई समस्या है या नहीं है। चलिए देखिए बेटा, मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ, ये रिवीजन क्लास है, आपको यहाँ पे अब ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। हमारा काम हमने एक बार कर लिया है, अब आज का काम आज ही पूरा करना है। इसके लिए आपको एक अलग से नोटबुक तैयार करनी है, चाहे वो आप रख लो, जो फेयर नोटबुक आप जिसमें काम कर रहे हो अकाउंट्स का वो तो है ही आपके पास, एक अलग से नोटबुक लेना, ज़्यादा मोटी लेने की आवश्यकता नहीं, पतली नोटबुक लेना, उस पर रिविजन वर्क लिखना और आज से उसी में काम करना। और एक नियम बना लो, एक रूल्स बना लो कि जो आज पढ़ाया मुझे आज ही पूरा करना है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, आज आपको काम करवा लिया उसको आज ही पूरा करना है। जितना बोर्ड पे काम किया हुआ बोर्ड वर्क आपको कंप्लीट करना है, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आज की डेट में पूरा करना है। ये आपका यदि नियम बन जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको अकाउंट्स में कोई फेल नहीं कर सकता। आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त यही है कि जो काम आज आपको करवाया जा रहा है वो आज ही कंप्लीट करना है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिस है, चाहे वो आपकी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस क्यों नहीं हो। जब तक आप सेल्फ नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। एक रूल्स बना लो, आज ही एक नोटबुक खरीद लो, उस पर लिख दीजिएगा अकाउंटेंसी रिवीजन क्लास, उस पर आपको पहला चैप्टर डेट वाइज पर डेट आपको ऊपर डेट लिखो, आज के काम में आपने क्या काम किया, हमने क्या बताया, कंप्लीट। बस फिर कहाँ जाने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं जो कह रहा हूँ उसके बाहर आपको कोई नहीं आने वाला, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपके पास। मगर एक बार आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कि दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो आपको इसमें फेल कर सके। कोई ऐसी ताकत नहीं या कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। बस शर्त एक ही है कि आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, उसका प्रोसेस याद होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस काम नहीं बनता है। जैसा हम आपको यहाँ से बोर्ड से समझा रहे हैं, वैसा का वैसा आपको हम वापस प्रैक्टिस के तौर पर रेगुलर सेंड करूंगा। मैं आपको एक दिन नहीं, रोज सेंड करूंगा मैं आपको।
कीजिएगा, काम करना है। चलिए हम नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। हमने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया है उसके अंदर से कुछ कैलकुलेशंस है इस टॉपिक के अंदर। जैसे आपके पास एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मेजर कैलकुलेशन है। इस चैप्टर में जो जो चीजें हैं वो उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के साथ में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक बात और मैं आपको आज कहना चाहूंगा, अब आप थोड़ा सा अपने आप को रेगुलर कीजिए और रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। रेगुलर कांटेक्ट में रहना, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही आप डायरेक्ट मुझसे फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि हम उसको आपको इजीली समझा सकें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए पूंजी पर ब्याज। जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, जितने पार्टनर आपके पास में है, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में पूंजी लगाई है, उस पूंजी पर आपको ब्याज देना है। ब्याज कितना देना है वो आपके पृष्ठ में लिखा होगा। ये पहले से फिक्स नहीं होता है, कोई नियम नहीं है कि आपको पार्टनर्स को इतना ही ब्याज देना है। जितना आपके पार्टनरशिप फर्म या जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ है वो पैसा आप दे दीजिएगा। मतलब ये हम क्लियर है कि आपके सवाल में आपको पार्टनर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल की रेट दे रखी होगी। अब आपको निकालना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम। देखिए कैपिटल मींस आपके पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया है वो लिखना है, रेट आपको दे रखी है, बात आती है टाइम की। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन या कंफ्यूजन है। देखो अब हमारे पास में कुछ अलग अलग कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। पहली कंडीशन हम ये समझते हैं कि यदि पार्टनर्स ने पूरे साल भर में कैपिटल चेंज नहीं किया है, पूरे ही साल भर में आपके पार्टनर्स ने कैपिटल चेंज नहीं किया, मींस आपका 1 अप्रैल को पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया था, एट द 31 मार्च तक न तो पैसा लाया है न निकाला है, तो आपको इसका कोई रोल नहीं करना, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहला पॉइंट, यदि पार्टनर्स ने पूरे साल भर में कैपिटल चेंज नहीं की है तो पूरे 12 महीने का ये इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन यदि पार्टनर्स आपकी कैपिटल चेंज कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस समय आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा। कैसे करना होगा? एक छोटा सा प्रश्न लिखते हैं हम यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास 2 पार्टनर हैं। सपोज करो आपके पास 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ए व बी जिनकी पूंजी 1 अप्रैल 2010 को क्रमशः 1,60,000 रुपए थी। ठीक है। 1 अगस्त 2010 को ए ने 20,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लाई तथा 31 दिसंबर 2010 को बी ने 10,000 रुपए पूंजी के निकाले। 12% वार्षिक पूंजी पर ब्याज ज्ञात करो। यह आपका सवाल है। ठीक है। देखिए इस प्रश्न के अंदर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आपको क्या पॉइंट दे रखा है। यहां आप देख पा रहे हो आपके पार्टनर्स कैपिटल को बदल रहे हैं, चेंज हो रहा है। पहले स्टार्ट में आपके पास में 1,60,000 था, उसके बाद आपका ए एक्स्ट्रा कैपिटल ला रहा है, बी निकाल रहा है। तो जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को चेंज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उस समय आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है।
कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैं इस सवाल को साफ करके आपके सामने इस प्रश्न को फिर से समझाता हूँ आपको। ए, सबसे पहले हम बात करते हैं ए का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की सबसे पहले कैपिटल थी 1,00,000 रुपए, जिसका 12%, 1,00,000 का 12%। ये कितने महीने तक चला? तो आपने कैपिटल चेंज की थी 1 अगस्त को। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपने कैपिटल कब चेंज करी? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आप एक्स्ट्रा पैसा लाए थे, तो आपका 1,00,000 रुपए कितने महीने तक चला? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। 1 अगस्त को तो आप बदल ही दिया था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने। तो आपके पास 1,00,000 रुपए था 4 महीने के लिए। फिर आपने 20,000 और लाया, तो आपकी कैपिटल हो गई 1,20,000। फिर आपने 20,000 और लेके आ गए, तो आपकी कैपिटल हो गई 1,20,000, जिसका 12%। अब ये 1 अगस्त से 31 मार्च तक चलेगा, क्योंकि बीच में आपने ए ने तो ना तो पैसा लाया है ना निकाला है, तो आप इसका 8 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। नेक्स्ट, ऐसा का ऐसा हम बी का भी ट्राई करते हैं। बी की कैपिटल थी 60,000, जिसका 12%। 31 दिसंबर को इसने चेंज किया है, 31 दिसंबर को। तब तक उसकी कैपिटल कितने महीने तक चली? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने तक। मल्टीप्लाई बाय 9/12 एंड फिर आपने 10,000 निकाल दिए, कैपिटल बची 50,000, जो 3 महीने तक चलेगी। एनी डाउट? अब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 से 12 गया 4,000, 12 से 12 गया 2 0 2 0 चिन्ह 9,600। इसका इंटरेस्ट आएगा 13,600 रुपये। और सेम इसका भी निकालोगे, 2 0 से 2 0 गए, 12 से 12 गया 54, 2 0 2 0 1,500 रुपये, 6,900। इस तरह से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं जिनको समझना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। अब आप सोचोगे सर ये ओपनिंग कैपिटल का क्या नाटक है? देखिए, हमारे पास कैपिटल 2 होती है, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। आपका ईयर स्टार्ट होगा, उस दिन आपके पास कैपिटल है, उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ईयर एंड होगा, उस दिन आपकी कैपिटल होगी, उसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो ऑन 1 अप्रैल जो कैपिटल होती है उसे ओपनिंग कहते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग कहते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना, यदि प्रश्न में आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो आप बैलेंस शीट की डेट जरूर चेक कीजिएगा। यदि बैलेंस शीट की डेट 31, वैसे 99% बैलेंस शीट 31 मार्च को ही होगी, मतलब लास्ट डेट को ही होगी, तो उस दिन बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो हमेशा क्लोजिंग होती है, बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल नहीं आती है। मतलब आफ्टर कैलकुलेट करके जो लिखते हैं उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट ही, क्लोजिंग कैपिटल ही होती है वो। तो हमारे पास यदि प्रश्न में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, एक और मैं इसकी पहचान बता रहा हूं, यदि आपको प्रश्न में ये लिखा हुआ है लाभ हानि बांट दिया, आफ्टर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस द कैपिटल इज ऑलवेज शो इन अ कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर दिया है, उसके बाद जो कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल ही होगी। तो उसको पहले चेंज करना पड़ेगा, ओपनिंग निकालना पड़ेगा,
नेक्स्ट, तो इसके लिए आपको ओपनिंग कैसे निकालना है, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं अपन। सबसे पहले लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट। ये करने से आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ओपनिंग कैपिटल के बाद सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, लॉस की स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। लॉस की स्थिति में मतलब यदि आपको लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देते। जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस की सिचुएशन में ना आपको सैलरी देनी है, ना कमीशन देना, ना इंटरेस्ट देना, समझ रहे हो। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको पार्टनरशिप डीड में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको देना होगा, तो लॉस प्रॉफिट कोई नहीं देखा जाता, आपको पूरा देना ही पड़ेगा। यदि साझेदारी संलेख में पहले से क्लियर है कि इतना % आपको देना ही है, तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि लॉस की स्थिति में हम नहीं देते, लेकिन साझेदारी संलेख में यदि इस प्रकार से क्लियर लिखा हुआ है कि आपको पूंजी पर ब्याज अनिवार्य रूप से देना है, तो देना ही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और पॉइंट आता है, अपर्याप्त लाभ की स्थिति में लाभ को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटेंगे। देखिए, अपर्याप्त लाभ, अनसफिशिएंट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, क्या होता है अपर्याप्त लाभ। तो अपर्याप्त लाभ का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 40,000 प्रॉफिट है, आपके पास 3 पार्टनर है ए, बी और सी, जिनकी कैपिटल है 1,80,000 और 60,000, या ये कैपिटल मान लो आपके पास में। ये सवाल है, ए, बी और सी, कैपिटल है इसकी 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 50,000। तो अब आपको यदि 10% इंटरेस्ट पूछा है, तो आपका इसका कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट हो गया 30,000, इसका 10,000, इसका 5,000, मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 45,000 और प्रॉफिट है ओनली 40,000। इसको बोलते हैं अनसफिशिएंट प्रॉफिट, अपर्याप्त लाभ। ऐसी दशा में आप जितना प्रॉफिट है उसी को आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, शेयर करोगे, वो भी आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट थे, इनसे रिलेटेड मैं अभी आपको प्रश्न सेंड कर रहा हूं। आप उन सवालों को ट्राई करना, चाहे वो सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, आप मुझे उसका सॉल्यूशन सेंड करना, मैं आपको उसकी अगली क्लास में उन सारे प्रश्नों को बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन शर्त एक ही है, जब तक आप उसको नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा मेहनत करो। जब हमने इतना समय निकाल दिया है तो थोड़ा सा समय और सही। जब निकले 8 महीने निकल गए, 6 महीने पूरे हो गए, ये 7वां महीना चल रहा है, जब इतना समय हमने निकाल दिया है तो थोड़ा सा टाइम और सही। और जो हिम्मत हमने पिछले 6 महीने से रखी है, तो 15 दिन, 1 महीना और रख लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन करेंगे तो ऐसा कुछ करेंगे कि दुनिया देखेगी। मेहनत करो और जितना कुछ आप कर सकते हो, जितना अपना एफर्ट लगा सकते हो, लगाइएगा, प्रयास कीजिए। सवाल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, कॉन्सेप्ट हम आपको दे चुके हैं, उसकी रीडिंग लगाइए, वीडियो देखिए, पुराने वीडियो देखिए, जो पहले हमने टॉपिक जब फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे उस समय जो पढ़ाया था उनको सारा वापस पढ़ो, ट्राई करो, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। धन्यवाद। बिजनेस स्टडी
से रिलेटेड हम आपको आज प्रश्न सेंड करेंगे। मैं आपको एक आज टॉपिक भेजूंगा, मतलब टॉपिक की वीडियो सेंड करेंगे, आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक से आपको वीडियो देखना होगा और वहाँ उसी वीडियो से रिलेटेड मैं आपको प्रश्न बना के भेजूंगा, उन प्रश्नों को सॉल्व करके मुझे देना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। अकाउंट्स का प्रोजेक्ट आपको आज शाम तक मिल जाएगा, विद इन 6 डे के अंदर, अगले सैटरडे तक आपको उसको पूरा करना है। और बिजनेस का जो प्रोजेक्ट हमने आपको दिया था वो आप मुझे सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा।